वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। कैलाश गहलोत विधानसभा में मौजूद। टैबलेट में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे कैलाश गहलोत। थोड़ी देर में दिल्ली का बजट होगा पेश। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। कैलाश गहलोत विधानसभा में मौजूद। अब से थोड़ी देर में कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। थोड़ी देर में दिल्ली का बजट होगा पेश। अब से थोड़ी देर में बजट होगा पेश। अब से थोड़ी देर में कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर में कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। कैलाश गहलोत विधानसभा में मौजूद। टैबलेट में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे कैलाश गहलोत। थोड़ी देर में पेश होगा बजट। रमजान का महीना भी देशवासियों में शांति लेकर के आए, खुशहाल हो। यह भी हर्ष का विषय कि आज इस शुभ दिन पर बजट पेश होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। कल सदन में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 23 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले बैठक शहीदी दिवस होने के कारण नहीं हो पाएगी। आज बजट प्रस्तुत होगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा पूरी नहीं हुई है, बजट पर भी चर्चा होगी और इसके पास यह बजट पास किया जाएगा। इन सब के दृष्टिगत शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 और सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को सदन की बैठक होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव अनुमति के लिए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता प्रस्ताव पास हुआ। सदस्य दिनांक 24 मार्च और 27 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। कल भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है। 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं विधानसभा के प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आज नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले और सभी सूचीबद्ध प्रश्नों को पढ़ा हुआ माना जाएगा। अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण,
मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं, उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं, बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोर स्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते, मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय काले खां और आईने बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफी के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया, जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क, केवल 2015 से लेकर अभी तक केवल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 8 वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दुगनी होकर 390 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। दो 2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्ली वासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को साफ,
सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के। और यहाँ पर कैलाश गहलोत दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। पूरी दुनिया में जब भी मैत्री और करुणा की बात होती है, विश्व मानवता भगवान बुद्ध का स्मरण करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यही बात पूरी मजबूती के साथ कही कि दुनिया के कुछ देशों ने विश्व मानवता को भले ही युद्ध दिया हो, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। विश्व भर के बौद्ध समाज के लिए भारत इसलिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां पर अवस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को 2/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक 25 वर्षावास, हमारे सन्यासियों की परंपरा में वर्षा काल में जो 4 मास होते हैं वो चातुर्मास के रूप में माने जाते हैं, और वे चातुर्मास भगवान बुद्ध ने 25 चातुर्मास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, देवदह, कुशीनगर, संकिसा, देवगढ़, ललितपुर, अहिछत्र, बरेली, कौशाम्बी, ये सभी बौद्ध आस्था के पावन स्थल हैं। इन सभी बौद्ध स्थलों के केंद्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पर दक्षिण कोरिया के जोंग्यो संघ के अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर कैलाश गहलोत बजट पेश कर रहे हैं। कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो जीएसडीपी रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी, और कोविड महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी
में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपये हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज 1,72,000 रुपये से करीब 2.6 गुना ज्यादा है, मतलब 2.5 गुना से ज्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते दिल्ली विधानसभा, जहां पर बजट पेश कर रहे हैं कैलाश गहलोत। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, सभी को पता है, इस सदन के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आज
2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी तुलना में 2.5 गुना से अधिक, और वर्ष अगर 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से अगर तुलना करें तो 8.69% अधिक ये 2023-24 का बजट है। गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा अब जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,100 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट और अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है और 43,700 करोड़ रुपए योजनाओं, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1,001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है। 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिल रहे हैं। और अध्यक्ष जी, ये ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की योगदान है। मतलब एक ऑन वन हैंड दिल्ली जो है 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान दे रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। और अगर हम जो स्टेट्स का जो शेयर है 42% के हिसाब से, तो मैं सदन को बताना चाहूंगा, अगर उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ रुपए बनना चाहिए। कहां 6,400 करोड़ रुपए का शेयर बनना चाहिए और दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए इतने सालों से मिल रहे हैं। और एक और सरप्राइजिंग बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने अब टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का जो हिस्सा 325 करोड़ रुपए है वो भी शून्य कर दिया है। तो 325 करोड़ रुपए जो मिल रहे थे वो भी जीरो कर दिया है। तो दिल्ली की जनता के साथ ये आर्थिक भेदभाव और घोर अन्याय है। अध्यक्ष जी,
जून 2022 में, ये भी पूरे सदन को मालूम है और सभी दिल्ली वासियों को पता है और सभी भारतीय वासियों को पता है कि जून 2022 में जीएसटी कॉम्पनसेशन की समाप्ति के कारण भारत के कई राज्यों की तरह दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित है। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया था, वो जून 2022 में समाप्त हो गया है। इस कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित कई कारणों से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी लाने वाला जीएसटी के वादे को पूरा नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होने से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और समग्र विकास के लिए व्यय में भारी कमी आ सकती है। हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अगले 5 वर्षों तक मुआवजा प्रदान करना जारी रखे, जब तक कि जीएसटी संग्रह 14% वार्षिक वृद्धि दर हासिल नहीं कर लेता। वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण इस प्रकार है। टैक्स रेवेन्यू से 5,565 करोड़ रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1,050 करोड़ रुपए, स्मॉल सेविंग लोन से 10,000 करोड़ रुपए, कैपिटल रिसीट्स 622 करोड़ रुपए, जीएसटी कॉम्पनसेशन 3,802 करोड़ रुपए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से 3,167 करोड़ रुपए, भारत सरकार से जो ग्रांटिंग एड है वो केवल 1,168 करोड़ रुपए, और जो बाकी वो ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष जी, अब मैं जो लोकल बॉडीज को हम दिल्ली सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में लोकल बॉडीज को 8,241 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,659 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राशि के रूप में, और 2,492 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में, और 2,240 करोड़ रुपए की राशि लोकल बॉडीज को स्टैंप और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और वन टाइम पार्किंग चार्जेस के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं इस सदन का ध्यान यहां भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उपरोक्त राशि में 850 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज को दिल्ली सरकार इस बार लोन के रूप में भी दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, शुरू में मैंने चर्चा की थी किस प्रकार इस साल 23-24 के बजट को हम साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब मन में एक ख्याल आता है कि साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हम सब बनाएंगे कैसे, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके बारे में मैं कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो सदन के बीच में रख रहा हूं। अब दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर को हम कैसे बनाएंगे, उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अध्यक्ष जी,
कोई भी भारतीय जब विदेश जाता है, हमारे जितने साथी हैं ये भी जब भी बाहर गए होंगे, तो उनको सबसे पहले वहां की शानदार सड़कें और साफ सुथरी व्यवस्था लुभाती है। उचित रोड मार्किंग्स, वहां पर जो स्ट्रीट साइनेज, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, जिसका उपयोग बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या विकलांग भी आराम से कर सकते हैं। चारों ओर स्वच्छता का माहौल देखते हैं और यह सब उन्हें आश्चर्यचकित करता है। वे सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसी सड़कें क्यों नहीं है, क्या ऐसा भारत में मुमकिन हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, यही विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन के पीछे भी था। तब हमने यूरोप की सड़कों की तर्ज पर लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई वाली 16 अलग अलग सड़कों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। विभिन्न प्रकार की सड़कों जो अलग अलग स्थितियों में थी, उनको एक सामान्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए अपग्रेड और सुंदर करने का प्रयास था। आपने दिल्ली में मोतीबाग से मायापुरी, मूलचंद जंक्शन से आश्रम चौक, राजघाट बिल्कुल पास में है, लोधी रोड आदि क्षेत्रों में इन सड़कों को देखा होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल रहे। इन पायलट रोड स्ट्रेचेस की तस्वीरें आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अलग अलग आम लोग, आम जनता, जितने भी ये स्ट्रेच हमने इनका सौंदर्यीकरण किया, अगर आप किसी को ये ना बताएं कि ये जो स्ट्रेच की फोटो है कहाँ की है, तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि ये बाहर किसी सिंगापुर की है, लंदन की है, न्यूयॉर्क की है। और आजकल आम हमारे, चाहे वो दिल्ली वासी हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, वो वहां पर अपने अपने उस स्ट्रेच में सेल्फी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं आजकल। ये सड़कें स्थानीय निवासियों को गर्व की अनुभूति कराती हैं। इस सफल पहल ने ये साबित कर दिया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अक्सर आपने सुना होगा सभी ने, जो कहते हैं कि हो तो सकता है, कि ये हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, वो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के स्ट्रेचेस, शायद हम यही सोचते थे हमेशा कि भाई हम जब बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे या किसी यूरोप के कोई सुंदर शहर में जाएंगे, वहां पर ऐसे स्ट्रेचेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सीएम साहब बार बार कहते हैं कि भाई हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम आने वाले वर्षों में देश के इतिहास में दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक शहर में बदलने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का शुभारंभ करेंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी के यही शब्द हमारे आदर्श, सिद्धांत और हमारे मार्गदर्शक होंगे। हम इन योजनाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष में शुरू कर रहे हैं। इसी वर्ष में दिल्ली भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके मद्देनजर मैं इस बजट की कई योजनाओं को प्रस्ताव कर रहा हूं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। तो अध्यक्ष जी, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मैं सदन को बताना चाहूंगा, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में किस प्रकार से हम इन जितनी भी हमारी सड़कें, इन स्ट्रेचेस को कैसे इनका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मेन रूप से 9 अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं। तो पहला पीडब्ल्यूडी के संपूर्ण सड़क नेटवर्क को 1400 किलोमीटर का है, इसको अपग्रेड करेंगे और इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। दूसरा, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 26 नए फ्लाईओवर, ब्रिजेस
और अंडरपास का निर्माण करेंगे। तीसरा, डीएमआरसी के सहयोग से 3 अनोखे यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे। चौथा, नई 1600 प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसों का शामिल करना, जिसमें 100 फीडर बसेस, छोटे वाले जो बसेस हैं वो भी शामिल होंगी। पांचवा, दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन। छठा, दिल्ली में 3 विश्व स्तरीय ISBT का निर्माण, 2 आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण, 2 मल्टी लेवल बस डिपोज और 9 नए बस डिपोज का निर्माण। सातवां, दिल्ली में 1400 नए और आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण। आठवां, साफ यमुना के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान। नौवां, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करना। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी योजनाओं का विवरण देने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में सड़कों की मरम्मत, रखरखाव, देखभाल की जिम्मेदारियां कई एजेंसियों के पास हैं। अधिकांश एमसीडी के पास लगभग 12,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें हैं। एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी के पास 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। दुर्भाग्य से एजेंसियों के बीच एक कॉमन विजन और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हम अक्सर देखते हैं कि सड़कें गंदी रहती हैं। पैदल यात्रियों को सड़कों पर गड्ढों और टूटे फुटपाथों का सामना करना पड़ता है। हमारी कई सड़कों पर समान साइन बोर्ड और रोड मार्किंग्स भी नहीं है। सड़कों से सटे कच्चे हिस्से में बहुत भारी धूल है, जो चलते ट्रैफिक के कारण हवा में उड़ती है और बार बार उड़ती रहती है। इससे गंभीर वायु प्रदूषण भी होता है। दिल्ली में 16 सड़कों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट की सफलताओं के आधार पर दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के तहत 1400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड और सौंदर्य। और दिल्ली विधानसभा से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कैलाश गहलोत दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर कैलाश गहलोत बजट पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो उस चीज का भी हमने ध्यान रखा है। अध्यक्ष जी, ये चीजें मैं इसलिए इस पूरे सदन के सामने रख रहा हूं कि जो हमने बात कही है कि साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, ये सिर्फ हम एक घोषणा नहीं कर रहे हैं। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में एक एक छोटी चीज का भी हमने इसमें ध्यान रखा है कि लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग की चमक फीकी ना पड़े, इसलिए इसको हर 3 माह में इसका पेंट किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें इस पूरे प्लान में है कि वही एजेंसी जो सड़क नेटवर्क का प्रारंभिक अपग्रेडेशन करेगी, अगले 10 साल तक उसका रखरखाव की जिम्मेवारी भी उसी की होगी, ताकि जवाबदेही बनी रहे, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। अक्सर हमने देखा है कि एक बार कोई सड़क बनाई, उसके बाद उसकी कोई, जिसने भी बनाई, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, जिस एजेंसी ने बनाई, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो वो 10 साल पीरियड रखने का उसका बेसिक पर्पज ये है कि उसकी जवाबदेही बनी रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इसमें दूसरा पहलू अध्यक्ष जी कि 1400 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ साथ सभी फुटपाथों की पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी और पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इन सड़कों पर जहां कहीं भी सेंट्रल वर्ज है, जो डिवाइडर है, उसकी मरम्मत की जाएगी और इन सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जहां भी कच्चा हिस्सा होगा, जहां मिलेगा, वहां पर पेड़ और पौधे भी लगाए जाएंगे। मैं बड़े भरोसे के साथ यह कह सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक एक भी फुटपाथ या सेंट्रल वर्ज या डिवाइडर टूटा हुआ नहीं बचेगा, एक भी फुटपाथ पूरी दिल्ली में। इसके अलावा अगर सेंट्रल वर्ज या फुटपाथ पर 1 फीट भी कच्ची जमीन अगर हमें मिलती है तो उस पर भी पेड़ पौधे लगाकर उसको कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं,
फुटपाथों की नियमित सफाई, सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई। अध्यक्ष जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे सड़कों के पास जो पेड़ लगे हैं, जो पौधे लगे हैं, उस पर काफी धूल जमा हो जाती है। तो उन छोटी छोटी चीजों का भी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के ये पूरा जो प्लान किया है, तो हर छोटी चीज का कि किस प्रकार से हम अपनी दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बना सकें, वो हर एक चीज इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में है। तो सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई और समय समय पर धुलाई के साथ साथ फुटपाथ और सेंट्रल वर्क पर जो कर्ब स्टोन्स हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, उसकी पेंटिंग भी की जाएगी। इन ढांचों को सुंदर बनाए रखने के लिए हर 3 महीने में इसका पेंट की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया है। तीसरा जो पॉइंट इस पूरे प्लान में है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़कों पर नियमित अंतराल पर मशीनों के साथ सड़कों की सफाई और आधुनिक मशीनों द्वारा सड़क की धुलाई की जाएगी। इसके लिए हम 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स खरीदेंगे, जिन्हें पीडब्ल्यूडी सड़कों के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आवंटित किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की ये सड़कें हैं, इनमें 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक पीडब्ल्यूडी की सड़कों के एक एक कोने की सफाई की जाए और वाहनों की आवाजाही से धूल ना जमी हो और न ही उड़ रही हो। यही समस्या एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर भी मौजूद है। दिल्ली में सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार एंटी स्मॉग गन के साथ 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को तैनात करेगी, जिनका शहर की एयर क्वालिटी में ओवरऑल सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा। सरकार की यह योजना दिल्ली के वायु प्रदूषण में सड़क के धूल के योगदान को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण का यह प्रोजेक्ट 10 साल का है। इस पर लगभग 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैं इस योजना के लिए 2,034 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। मौजूदा सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के अलावा हमारी सरकार 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास, पुल पर भी जोर देगी, जो अभी पाइपलाइन में है। तो इनमें से अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा कि 26 नए फ्लाईओवर जो हैं, अभी कोई टेंडरिंग की स्टेज में है, कोई प्लानिंग की स्टेज में है, कोई अप्रूवल की स्टेज में है। इनमें से 10 जो हैं वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिजाइन अप्रूवल के लिए यूटीपैक को भेजे गए हैं और 5 प्रोजेक्ट जो हैं अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। इनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि सराय अली खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और राजा गार्डन तक फ्लाईओवर, मौजूदा नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड। इन सभी के पूरे होने पर यह फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजधानी में लाखों निवासियों और पर्यटकों के दैनिक आवागमन के समय को काफी हद तक कम कर देंगे। साथ ही यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को भी कम करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं अध्यक्ष जी कि दूसरे राज्यों में फ्लाईओवर का निर्माण जब होता है तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर
पूरा होने तक निर्माण लागत कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और कुशलता से काम करके सरकार ने जनता के 536 करोड़ रुपए बचाए हैं। 536 करोड़ रुपए। और जैसे आप किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल अगर उठा के देखें तो जो इनिशियल कॉस्ट है और जो फाइनल कॉस्ट है उसमें वो काफी गुना बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली में 536 करोड़ रुपए जो है वो हमने अपनी ईमानदारी और कुशलता के साथ जनता के पैसे 536 करोड़ रुपए बचाए। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के लिए 722 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार डीएमआरसी के सहयोग से दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। ये तीनों फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहा और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे, जबकि ऊपर वाले डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके निर्माण में जनता के 121 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों फ्लाईओवरों के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं।